हरफे राज में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की तबाहकारियों की जो दूसरी लहर आई है और कहा यह जा रहा है कि ये पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी और बार बार हुकूमत और इदारे अपील कर रहे हैं कि खुदारा जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क पहने, लेकिन हम पहनने को तैयार नहीं है। हमारे पास इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जवेद अकरम साहब ने, और ख़ास तौर पर उनसे हम ये भी पूछेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से थर्ड ट्रायल जारी है और इसको पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने लगवाया, उसके नताइज पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये दूसरी लहर जो मैंने जैसे आप कहा कि जी पहले की निस्बत ज्यादा खतरनाक करार दी जा रही है, इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को भी बताएं। वजह क्या है, वजह क्या है, और इसके अंदर उसने चेंज कर लिया है, क्या वजह है? मोर्टेलिटी भी बढ़ रही है या लोग रिलैक्स हो गए? कोई एक बेसिक वजह भी तो होनी चाहिए इसके अंदर इसकी। थैंक यू सर। मैं ये कहूँगा कि एक तो हमें ये लहर वाला लफ्ज़ मेरा ख्याल है यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लोगों में ये परसेप्शन जाता है कि ये एक शायद लहर आती है और फिर ख़त्म हो जाता है और फिर आती है। अच्छा। एक्चुअली जब से फरवरी 2020 से पाकिस्तान में ये कोरोना आया है, या 2019 से जब दुनिया में आया है 11 दिसंबर 2019 को, कोई भी ऐसा मुल्क अफेक्टेड नहीं है जहाँ पे केसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, ज़ीरो हो गए हों और रहे भी ज़ीरो हों। तो इसलिए ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है जो एस्केलेट एंड डी एस्केलेट होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन मेनली मौसम नहीं या वायरस की कोई विरुलेंस नहीं बढ़ती, कम होती ज़्यादा, मेनली इसलिए कि आपका पब्लिक रिस्पांस कैसा है। अच्छा। और पब्लिक रिस्पांस में मसला ये है कि जब ये कम होती है तो पब्लिक इसको परसीव करती है कि ये ख़त्म हो गया है और हम जीत गए हैं जंग, और फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट की सतह पे और पब्लिक अपने तौर पे इसको एक खुशियाँ मनाने की कोशिश करती है, सेलिब्रेशंस आ जाती हैं और आपको पता ही है कि बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस होती रहीं, और उससे पब्लिक ने ये परसेप्शन लिया कि ये ख़त्म हो चुकी है और अब उनको कोई बिल्कुल आज़ाद हैं, SOP से कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। अलमिया ये है कि जब उनको पहनने चाहिए थे पहले मास्क और सैनिटाइज़र्स और हैंड सैनिटाइजर्स, उस वक्त महंगे हो गए, ख़त्म हो गए, नायाब हो गए। अब हैं सबके पास, अवेलेबल हैं फ्रीली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको हम पैंडेमिक फटीग कहते हैं वो चुकी है, ये कौम उसमें मुब्तला है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये अब वो कर चुके हैं और अब उनको साइकोलॉजिकली सांस भी रुकना शुरू हो जाता है मास्क पहनने से उनका, हालांकि ऐसा कोई इशू फिज़िकली नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकली। दूसरा, वो समझते हैं कि अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम इतनी वबा से निकल आए हैं तो प्रॉबली अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम समझते। हालांकि फ़ैक्ट ये है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी शिद्दत ज़्यादा है और उसकी मेन वजह यही है कि जो हम इसको SOPs को बिल्कुल छोड़ दिया। और दूसरा ये है कि पहले जब बारिश हुई थी, जब गर्मी थी, तो वो जो एरोसोलिक ट्रांसमिशन है या ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं पार्टिकल और सेटल कर जाते हैं सरफेसेस पे। तो अब इस वक्त इसकी ट्रांसमिशन वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, और दूसरा हमारा जो होस्ट रिस्पांस है वो भी ये बड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, अस्थमा, ये जितनी छाती की बीमारियां वैसे ही विंटर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसलिए उसके ऊपर अगर कोविड हो जाता है तो मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इस वक्त पब्लिक इस मूड में भी नहीं है कि कोई वो रिस्ट्रिक्शन करे, कोई अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे, कुछ पॉलिटिशियंस अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें या रिलीजियस लीडर्स दें, वो जानों की कुर्बानी देने के मूड में हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, वो वैक्सीन ट्रायल के हवाले से आपसे बात हो रही थी कि जो अपना थर्ड स्टेज पे आप कर रहे हैं उसके नताइज के बारे में कुछ बताइएगा, और वो अगर कोई करवाना चाहे प्रीएम्प्टिव तो उसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरीके से आप लोगों से रब्ता करें, और अब तक जो हुआ है उसके नताइज क्या रहे हैं? देखें, ये फेज़ 3B ट्रायल है और ये एक RNA वायरस है जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनी है, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चीज़ें आती बाद में, मिसपरसेप्शंस पहले काफ़ी वायरल हो जाते हैं, उसमें सोशल मीडिया तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे इंसुलिन बनती है, एरिथ्रोपोइटीन बनती हैं, कोई
तकरीबन सारी एंटी कैंसर दवाइयाँ भी ऐसे ही बनती हैं कि एक बैक्टीरिया को या एक जीस्ट सेल को आप अमाइनो एसिड्स फीड करते हैं तो उससे बन जाती है। तो ये वही सेम टेक्नोलॉजी है और ये एब्सोल्युटली सेफ़ है। और इस वक्त तक हम कोई 7,500 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, वॉलंटियर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अभी तक टॉलरेंस है। 5% को थोड़ा बहुत फीवर वगैरह हुआ, जिसमें दर्द हुई, लेकिन ओनली फॉर 1 डे, और उससे वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट किसी एक भी बंदे को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करनी पड़ी। अच्छा। और जिनको ये एक्टिव वैक्सीन लगी है उनकी जब हमने एंटीबॉडीज टेस्ट कर रहे हैं आफ्टर 28 डेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये वायरस पे नहीं डिपेंड करता, ये वायरस के अगेंस्ट नहीं है ये वाली वैक्सीन, ना ये है, ना मॉडर्ना की है, ना फाइजर की है, और ना एस्ट्राजेनेका की। सही बात। मोस्ट ऑफ द वायरस वैक्सीन जितनी इस वक्त दुनिया में हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स, अगर आप इसकी फ़ोटो देखते रहते हैं तो इसके ऊपर कांटे हैं, तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो अटैच करती हैं वायरस को आपके बॉडी के अंदर फेफड़ों के थ्रू, जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ उन रिसेप्टर, उनको स्पाइक प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनकी एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। ये वो एंटीबॉडीज नहीं है कि किसी को कोविड अगर हो गया है, वो रिकवर कर गया है, वो तो IgG IgM है, वो फ़र्क हैं। ये हमें IgG एंटीबॉडीज हैं, लेकिन अगेंस्ट S प्रोटीन सिर्फ, क्योंकि ये पूरी वायरस को कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वायरस को अंदर बॉडी में अटैच होने से रोकती है ये वैक्सीन। अच्छा, तो जिन लोगों पर ये टेस्ट किए गए वैक्सीन है, हैं, अगर ये वैक्सीन दी गई है, क्या वो कोविड के अटैक से महफूज रहे टोटली? जी जी, आपकी बात से अंदाजा मुझे ये हुआ है कि मैं थोड़ा सा साथ ऐड कर दूं कि आपकी बात से अब तक आसान लफ्जों में ये हुआ है कि वायरस आ जाता है, लेकिन वो वायरस जो है वो बॉडी के सेल के साथ अटैच नहीं हो पाता, इसकी वजह से। तो जाहिर बात है कि ये तो प्रिवेंटिव सूरत है, अगर अटैच होगा फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो क्या कितना सक्सेसफुल हुआ आपका ये मसला? अभी तक देखें, अभी तो ये औरिया भाई ऑनगोइंग है सारा कुछ, लेकिन प्रिलिमिनरी जो रिजल्ट्स हैं उसमें सेफ्टी एस्टेब्लिश्ड है, टॉलरेंस एस्टेब्लिश्ड है, एफिकेसी भी काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश्ड है। जैसे मैंने कहा कि हमें कोई भी अभी तक इन 7,000 में ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसको ये एक्टिव वैक्सीन लगी हो और उसको कोरोना हो गया हो। और दूसरे नंबर पे हमने मेजॉरिटी 90% में जो इसका कट ऑफ है एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ का, ये फ़र्क एंटीबॉडीज़ हैं जो हमें टेस्ट फ़र्क तरीके से करनी पड़ती हैं, और उनके जो कट ऑफ 1 है, लेकिन जो अक्सर एवरेज जो प्रोटेक्टिव लेवल से अबव 24 टाइम्स अबव हमें मिल रही हैं एंटीबॉडीज। तो अब ये कहना कि ये कब तक मेंटेन रहेंगी, ये बहुत मुश्किल है। हमारा परसेप्शन ये है, हमारा तजर्बा ये कह रहा है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं होगी इम्यूनिटी, प्रोबेबली आफ्टर 9 मंथ टू 1 ईयर एक और टीका लगाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो वैसे देखा जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है तो वो हर साल उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि वायरस भी शक्लें बदलता रहता है, तो वो बात तो है, वहां भी अमेरिका में बाकी जगह भी चेंज होती रहती है, फ्लू शॉट्स तक चेंज होते रहते हैं, ये बात तो है। लेकिन एक साल भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इसको लगवाना हो मैसिव स्केल पे, तो आपके पास कितना स्टॉक होगा कि जिसको मैसिव स्केल पे यानी प्रिकॉशन के तौर पर एक बंदा पहले इसको नहीं हुआ हुआ तो वो लगवा ले, ताकि कम से कम और कुछ नहीं 8-9 महीने के लिए तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं ये आपको करेक्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वायरसेस, खासकर RNA वायरसेस बहुत नोटोरियस है म्यूटेट करने के लिए। जैसे एड्स की वायरस भी RNA वायरस है, हेपेटाइटिस C की भी RNA वायरस है, और इनके खिलाफ वैक्सीन बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, ये हम वैक्सीन जो है ये वायरस के अगेंस्ट बना ही नहीं रहे। वायरस जितनी मर्जी म्यूटेट कर जाए, उसने अटैच बॉडी के साथ S प्रोटीन्स के साथ ही होने हैं, स्पाइक प्रोटीन्स के साथ। तो इसलिए हम तो सिर्फ इसकी अटैचमेंट रोक रहे हैं, वायरस की एंट्री नहीं रोक रहे। आपके सांस के साथ वो जाएगी भी, तो वो सांस से बाहर निकल जाएगी, वो अटैच नहीं हो पाएगी, आपको डैमेज नहीं कर पाएगी। इसलिए वो म्यूटेशंस पे हम दैट इज वाई कि ये सिर्फ S प्रोटीन्स के। और जो आपका दूसरा सवाल है कि हमारा जो सैंपल साइज इस वक्त इनिशियली हम कर रहे हैं वो 18,000 का है,
जिनमें से 7,000 हम कर चुके हैं। अच्छा, तो जाहिर है अभी 11,000 हमने और करना है, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। तो मेरा ख्याल है कि उतनी देर में होपफुली हम जब कंक्लूड करेंगे तो अवेलेबल कमर्शियली भी ये हो चुकी होगी ये वैक्सीन। चाइना से ये कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ होगी या चाइना में? ये कनाडा ये कैंसिनो है, कैनेडियन एंड साइनो इज ये कनाडा और साइनो मिलके, और एक साइनो फार्म है चाइना की, वो भी है। एक और वैक्सीन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो भी है, इंसेक्ट बेस्ड है, वो फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी और हमारे इश्तराक से है। उसमें हम कोशिश करें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो ताकि हम उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से जो है एक उम्मीद की बातें भी कुछ की हैं। आज शायद नाजरीन जो है इस बात पर, और जो आप सैंपल साइज की बात कर रहे हैं ज़्यादा होना चाहिए। बहरहाल इसी नोट के साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।